हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज फिर से मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और इससे पहले मैं 3 मॉक टेस्ट मनोविज्ञान के करवा चुका हूं, 30-30 प्रश्नों के। तो अगर आपने वो ना देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देखने की कोशिश करिए। और क्योंकि मैं विश्लेषण के साथ प्रश्नों को कराता हूं, तो आपको उससे जानने का भी मौका मिलेगा और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। तो मैं अपने 3 मॉक टेस्टों में कहीं ना कहीं ये बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, सबको पता है कि कोहलर ने दिया है। और कोहलर ने सुल्तान नामक एक जो बंदर था, चिंपैंजी जिसको आप कह सकते हो कि बनमानुस, उस बनमानुस पर यह प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें केले का छिलके लटका दिए थे, आप सभी को पता होगा। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले कोहलर हैं। अगला दूसरा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या प्रत्यक्षीकरण है। तो सभी को पता है कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन के कारण ही आप कार्य को आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और उसको नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। मतलब विस्मृति का मतलब होता है भूलना, स्मृति माने होता है रिमेम्बरेंस, और विस्मृति माने किसी चीज को आप जो भूल जाते हैं। तो सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो बताइए कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, आप जितनी ज्यादा पाठ को रिपीट करते रहेंगे, तभी कहते हैं कि जो आपने पढ़ लिया है उसका आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, वो आपके दिमाग में उतना ही ज्यादा जो है बैठ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रोध व भय क्या है। बताइए, क्रोध और जो भय है वो एक प्रकार की अप्रेरणा है, संवेग है, परिकल्पना है या मूल प्रवृत्ति है। तो सभी को पता है कि क्रोध और भय जो है वो क्या है, संवेग है। ठीक है, क्रोध और भय जो है वो एक तरीके क्या क्या है, संवेग है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की जो नकल करते हैं उसको क्या कहते हैं, सीखना करते हैं, अनुकरण करते हैं, कल्पना करते हैं या चिंतन कहते हैं। बताइए इसको क्या कहेंगे। तो सबने सही बताया हुआ, इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, अनुकरण करना होता है, कॉपी करना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्योंकि ये स्थानांतरण का है, और स्थानांतरण में कौन सा स्थानांतरण होगा, नकारात्मक, सकारात्मक, प्रशिक्षण या सीखना। जो पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर नए ज्ञान में आपका मदद करे, तो ऐसे स्थानांतरण को क्या कहेंगे, सबको पता होना चाहिए, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या ध्यान कहते हैं। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन कि सीखी हुई बात को, जो आपने सीख ली, उसको स्मरण रखने और पुनः स्मरण रखने की असफलता। ठीक है, मतलब उसको आप दोबारा याद कर पाने में विफल हो रहे हैं, तो वो क्या है आपकी एक तरीके की क्या है, विस्मृति है ना, कि आप उसको भूल गए। ठीक, तो 7 का सी पार्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये वाला प्रश्न क्योंकि एक बुद्धि से संबंधित प्रश्न जरूर आता है टेट में। और मैं आपको सच में बता दूं कि टेट के लिए 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग 1/3 जो है वो पूरा पेपर आता है। मतलब आप तरीके से कह सकते हो कि 30 से 35% पेपर जो है 3 से 4 ही टॉपिक से आता है। ठीक, तो कभी मैं अच्छे से बताऊंगा अभी। देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो आपको पता होगा टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक मंद बुद्धि होगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा या क्षीण बुद्धि वाला होगा। तो सामान्य बुद्धि होती है 90 से, पता भी है आपको कि 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू जो होती है वो सामान्य की होती है। ठीक है, और आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप ध्यान रखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बहुत बार पूछा गया है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सीखने से संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया है। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर किया है, बंदर पर किया है, कुत्ते पर किया है या चूजे पर किया है। तो पावलाव ने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। और आपको पता भी था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, इसी को क्या बोलते हैं,
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी होता है, जिसमें कुत्ते के गले में घंटी बांध दी जाती है और फिर उसको दी जाती है, तो कंडीशनल स्टेज होती है और एक नॉन कंडीशनल स्टेज होती है, लेकिन उसके कुत्ते के मुंह से लार आती है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया है? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्राइड ने? तो अच्छा प्रश्न है, शायद पता भी होगा। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को बताया है और इनके विकास के सिद्धांत में सुप्तावस्था का अंतराल 6 वर्ष से यौनावस्था तक होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड फ्राइड ने, पावलाव ने या वाटसन ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम बुंट ने 1879 में जर्मनी के लिजपिंग नामक शहर में खोली थी और इसीलिए इन्हें मनोविज्ञान का या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं किनको? विलियम बुंट को, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेटानो ने, मैक्स बर्दिमन ने और एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो सबको पता होना चाहिए कि गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला मैक्स बर्दिमन ने रखी थी और जो प्रमुख गेस्टाल्टवादी है वो आपके लेनिन, कोप्पा, बर्दिमर, ठीक है। ये लेनिन, कोप्पा, बर्दिमर और कोरर जो है वो प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण, एक तरीके से पूर्ण, संपूर्ण। ये कई बार पूछा जा चुका है कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संगनन सिद्धांत निम्न में से किसने से या किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो ये संगनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी स्मृति से, क्योंकि पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मृति स्मृति कहलाती है और अगर स्मरण करने में असफलता है तो वो क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का है, संरचनावादियों का है, मनोविश्लेषकों का है या गेस्टाल्टवादियों का है? तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्र सिद्धांत दिया किसने है। तो क्षेत्र सिद्धांत जो दिया है वो है कुर्ट लेविन ने, ठीक है। किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। और कुर्ट लेविन जो है वो कौन है? आपको पता होना चाहिए, गेस्टाल्टवादी है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में, रुचि के मापन में, बुद्धि के मापन में या अभिक्षमता के मापन में? तो देखिए, बैटरी का सीधी से मतलब बैटरी का प्रयोग तरीके से बुद्धि के मापन में किया जाता है, ठीक है। और इसको जो प्रतिपादक है इस बैटरी या बुद्धि परीक्षण के, तो 1953 में एक ये जो प्रोफेसर थे चंद्र मोहन भाटिया, ठीक है, ये भाटिया बैटरी परीक्षण है। इन्होंने बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया था, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान? तो बताइए किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का जो सिद्धांत है वो किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? बताइए इसका ऑप्शन क्या पार्ट सही होगा? तो इसका सही है, अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, अधिगम क्या होता है? आपके व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत के, समूह कारक सिद्धांत के, गिलफोर्ड का सिद्धांत है या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत है? तो जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। और आपको पता होगा कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमात्मक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिविमात्मक, ठीक है, 3 डायमेंशनल सिद्धांत दिया है। और इन्होंने आपको जो 5 भागों में बांटा भी है एक तरीके से, पहले तो 3 में बांटा है और 3 में जो बांटा है
एक कह लीजिए आप संक्रिया, इसके बाद आप कह लीजिए विषय वस्तु, कंटेंट जिसे वो कहते हैं, संक्रिया हो गया, विषय वस्तु हो गया और उत्पाद हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो आपको पता है कि IQ क्या होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो अब मानसिक आयु उसकी कितनी दी हुई है 10 वर्ष और 8 वर्ष का वो है इंटू 100। आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, आपको कितनी निकलेगी 125 और 125 ये डी ऑप्शन सही है। ठीक, अब प्रश्न आपके लिए ये है कि 125 बुद्धि लब्धि IQ लेवल रखने वाले बुद्धि को जो व्यक्ति होगा वो किस प्रकार का होगा, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए पार्ट सही है। जेम्स लैंग सिद्धांत जो है वो संवेग का ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला जो सामवेगिक तनाव है वो क्या कहलाता है। द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको कहते हैं कुंठा। ठीक है, जब आप किसी काम को करना चाहते हैं और उस काम में जब रुकावट उत्पन्न होती है तो कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा के विकास से है, सामाजिक विकास से है, नैतिक विकास से है या शारीरिक विकास से। देख एक बात ध्यान रखिए, ये लिखे हुए हैं कोहलबर्ग, ठीक है, और एक है कोहलर, इन दोनों में अंतर है। ये जो कोहलर है इन्होंने दिया है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतःदृष्टि का सिद्धांत, जो कि किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। और ये है कोहलर, और इन कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कुछ लोग इसको सही एक ही मान लेते हैं, उन्हें लगता है ये किताब में मिसप्रिंट हो गई है, ये कोहलबर्ग कोहलर है। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिए पहली चीज। और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है जो कि अधिगम से संबंधित है। और ये नैतिक विकास का सिद्धांत है जहां पर कोहलर ने 3 बताए हैं स्तर, और उनमें हर एक में 2-2 स्तर हैं, तो टोटल 6 स्तर हो जाते हैं कोहलर के। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है। हॉल ने दिया है, थांडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है या वॉटसन ने दिया है। तो बताइए किसने दिया है। तो ये जो प्रत्यय दिया है वो स्किनर ने दिया है। ठीक है, अभिक्रमायोजित जो अधिगम का प्रत्यय है वो स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं या द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग कर पा रहे होंगे, इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जब शरीर के एक हिस्से का आपने जो उसमें सीखा है और उसका प्रयोग आप दूसरे हिस्से से कर पाते हैं तो ऐसे अधिगम स्थानांतरण को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो सभी को पता होगा कि वो क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं कहूं कुछ आंकड़े मैं आपको दूं और मैं कहूं कि इन आंकड़ों में इसका बहुलक बताइए, तो आपको पता होगा कि इसमें 5 3 बार आया है, तो बहुलक कौन होगा, 5 होगा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उस आंकड़े में वो उसका बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है, पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। बताइए इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है, बी पार्ट सही है, पीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अनुकूलन सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक
अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक अधिगम और सामाजिक विकास के सिद्धांत से वाइगोत्स्की संबंधित है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था ये मानसिक आयु का प्रत्यय? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? बताइए किसने दिया था? तो सीधी सी बात है कि मानसिक आयु मतलब जो MA है, इसका जो प्रत्यय दिया था वो विनय और साइमन ने दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। देखिए ये सीखने के नियम जो है वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम है और 5 जो है वो गौड़ नियम है। इनमें से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम जो है वो तो आप कह लीजिए प्रमुख नियम है, लेकिन ये तनाव का नियम जो है वो उनका सीखने का नियम नहीं है। ठीक, और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न के साथ प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आप बताइए, प्याजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? तो पता होगा कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी चारों अवस्थाओं के नाम क्या क्या हैं और वो अवस्थाएं कितने से कितने वर्ष के लिए हैं। तो इस प्रकार से आपने आज के मॉक टेस्ट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और अपना मूल्यांकन भी किया होगा कि आप कितने नंबर आए। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।